बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, आज के दिन बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज ही के दिन कायम मकाम सदर जो है चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, उन्होंने ऑर्डिनेंस पर दस्तखत किए हैं। उस ऑर्डिनेंस पे दस्तखत करने के बाद मुराद में और बुनियादी तनख्वाह में इजाफा किया गया। वो मुराद जो चीफ जस्टिस को मिलने वाली हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस को मिलने वाली हैं। याद रहे कि इससे पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान ने तमाम जजेस की तनख्वाहों के हवाले से एक रिपोर्ट मुरतब की थी और रिपोर्ट को मुरतब करने के बाद पार्लियामेंट को यह बताया था कि यह मुराद दी जाती है। उसके बाद यह फैसला किया गया था कि आमदन और असासाजात का तकाबुली जायजा जो है वो ये जजेस पार्लियामेंट को फराहम करेंगे। इसी बहसो मुबाहिसे में दिन गुजरते रहे और अब आके हमने देखा कि इस ऑर्डिनेंस पे दस्तखत करने के बाद तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया। वजारत कानून के तर्जुमान के मुताबिक बुनियादी तनख्वाह में 20% इजाफा किया गया। सवाल यह बनता है कि गुज़श्ता जब हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस वक्त पीडीएम जो अपोजिशन में मौजूद थी वो प्रेसिडेंट हाउस को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से तशबीह देते थे और कहा करते थे कि पार्लियामेंट को लूप में लेने की बजाय, वहाँ पे बहस मुबाहिसा कराने की बजाय, मनाजरा कराने की बजाय, वहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर रखने की बजाय ये तमाम तरह अहकामात सादर किए जाते हैं और सदर ममलिकत जो है ये जमहूरी रवायात का पास नहीं रख रहे। तो अब जो ऑर्डिनेंस पास हो रहे हैं, इस ऑर्डिनेंस के पास होने के बाद जमहूरी रवायात का तसलसल क्या यूं ही बरकरार रहेगा या फिर कहीं मुनक़ता होने वाला है? दूसरी बहस यह है, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, उनको जाली डिग्री के ऊपर नाअहल कर दिया गया। 3 रुकनी लार्जर बेंच था इस केस की समाअत की और समाअत करने के बाद यह फैसला हुआ है कि उनकी जो लंदन से हासिल करदा डिग्री है उसको बार काउंसिल ने बगैर तस्दीक के उनको सर्टिफिकेट जारी कर दिया था और उसके बाद अब यह फैसला हुआ कि उनकी डिग्री जाली है और उन्हें नाअहल कर दिया गया। जिसके बाद इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब को बुला लिया है। उनके साथ मुशावरत चल रही है। पाकिस्तान के अंदर सियासी मंजरनामा, कानूनी मंजरनामा और फिर मुआशी मंजरनामे में बात की जाएगी। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं सीनियर तजियाकार रशीद साफ़ी साहब, माहिर कानून शुएब शाहीन साहब और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रज़ा पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया। मैं तीनों अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले साफ़ी साहब आपकी तरफ आऊँगा। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अगर सियासी मंजरनामे को देखें तो जिस तरीके से हलचल पैदा हो रही है, पहले ये कहा जाता था कि इंतखाबात के बाद जो नताइज हैं उसके ऊपर मुनहसिर है कि हुकूमत किसकी बनेगी, लेकिन अभी मौजूदा दौर के अंदर यह तय पा रहा है कि अगर आप सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे, आप हमें मान लेंगे तो हुकूमत हमारी बन जाएगी, वज़ीर आज़म हमारा आ जाएगा। ये तर्ज़ सियासत नौजवान नस्ल जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और पाकिस्तान की आबादी के तनासुब में भी सबसे ज़्यादा है, उनके जहनों पर क्या छाप छोड़ता है? शुक्रिया। देखिए, आपने सियासी मंजरनामे की बात की तो मेरी नज़र में धुंधलाहट मज़ीद उसमें इजाफ़ा हुआ है हालिया दिनों में। मैं बाकी जो आपने एक तमहीद बांधी उस पर बाद में बात करूंगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब एक बड़ी सियासी जमात उनकी कुछ हरकत सकनात से शायद कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर किसी को इख्तिलाफ हो और शायद वो मुरद इल्ज़ाम भी हो और हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनके कुछ लोग मुजरिम भी ठहरा दिए जाएँ, क्योंकि इस वक्त वो उस तमाम के तमाम मुलजमान है। लेकिन किसी भी सियासी जमात को सियासी दायरे से अगर आप आउट करेंगे और आप ये दावा करने चल पड़े कि सियासत में इस्तेहकाम, ठहराव और आपके सियासत का चेहरा जो है वो वाज़े हो जाएगा और ये जो धुंधलाहट है या जो सियासी निज़ाम में या सियासी सिस्टम में जो बेयकीनी है वो ख़त्म हो जाएगी, तो ये दीवाने के ख्वाब से ज़्यादा कोई कुछ और नहीं है। अब मैं ये जो अगर हम एक फैक्टर को साइड पे रख लेते हैं और ये तसव्वुर कर लेते हैं, ये मैं कोई ख़बर या किसी मालूमात के बुनियाद पे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन चले एक जमात को या उसके रहबर को या उसके रहनुमा को आप सियासी मंजरनामे से आउट कर देते हैं, तो भाई जो आप मंजरकशी करने वाले जो फनकार है, किसी की सूरत तो आप इतनी उसको काबिल कबूल तो बनाएं, आप उसको माइनस करके बाकी लोग जो मौजूद है उस पे आप मुझे बताएं कि आप इत्तेफाक किस पे हो सकता है। वो जमातें खुद से, अभी जब हम इंतखाबात
की तरफ गए भी नहीं है। हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने और 2 सूबों ने अपनी आईनी मुद्दत पूरी भी नहीं की है, और उनके बीच में कैंचतानी जो है उसकी तनाजुर में तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सियासत का जो गुबार है उसमें इजाफ़ा हुआ है, कमी नहीं हुई है। और अगर बिलफर्ज इंतखाबात होते हैं और जिसके लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात की जाती है, अगर वो फराहम नहीं होती तो मेरे ख़्याल में हम सियासी इस्तेहकाम का जो ख्वाब देख रहे हैं वो हकीकत का रूप नहीं धार सकता। आपने तमाम सियासी जमातों को बराबर मौका देना है। जहाँ जहाँ पे जिन जिन सियासी रहनुमाओं ने या जिन जिन सियासी जमातों ने आईन और कानून की खिलाफ वर्जी की है, वो आईन और कानून के मुताबिक उनका फ़ैसला होना है। अगर कानून और आईन कह दें कि नहीं, ये लोग अब इंतखाबात लड़ने के काबिल नहीं है, या ये मुजरिम है, कौमी मुजरिम है, इनसे ये गलतियाँ सरजद हुई है, तो उसके बाद आप फ़ैसला दे सकते हैं। लेकिन हम तो तसव्वुर कर बैठे हैं, अभी जुर्म का फ़ैसला हुआ ही नहीं है, प्रोसीडिंग कंप्लीट ही नहीं हुई है, 2 पाकिस्तान के जयद कानूनदान बैठे हैं, वो उस पर मज़ीद कानूनी नुक्ते नज़र अपना बयान करेंगे। लेकिन मेरी नज़र में जब तक आप फ़ैसला नहीं कर पाएंगे कि आया जो जुर्म, जो संगीन जराइम की एक फ़हरिस्त हमें बताई जाती है आला सतह पे और हसास इदारों की तरफ से, एक बड़े ताकतवर इदारे की तरफ से, तो जब तक उसका फ़ैसला नहीं होगा तो अगर आप इंतखाबात में जाएंगे, आप इंतखाबात करवाएंगे, आप कोई भी नताइज सामने आएंगे तो उसको कोई तस्लीम नहीं करेगा। और इंतखाबात का जो असल मकसद है, यानी सियासी और माशी इस्तेहकाम, वो आपके हाथ नहीं आएगा। यानी इंतखाबात का असल मकसद ही फौत हो जाएगा, तो फिर आपने इंतखाबात से हासिल क्या करना है? फिर तो किसी के भाई नंबर लगा दें, नंबर गेम की सूरत के अंदर उसको बरसर इक़्तिदार लें। शेब शाहीन साहब, अगर आइनी और कानूनी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो हुकूमत का ये इस्तिस्वाब है, सवाबदीद है, वो किसी की भी तनख्वाह बढ़ा सकती है। बाकायदा क्राइटेरिया को मंजर नज़र रखते हुए बजट के अंदर भी फैसला हुआ कि तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर देखा जाए तो बहुत सी बातें की जा रही हैं कि हुकूमत ने ऑफिशियली तौर पे ब्राइब करने की कोशिश की है जजेस साहिबान को जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि हुकूमत का जो तासुर माजी करीब के अंदर था वो इन जजेस के बारे में कुछ और था और अब इकदाम कुछ और हैं। आप इसे कानूनी पैराए में किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर तो आप देखें, अगर प्राइस हाइक को देखें और अगर आप एस्केलेशन को देखें और अगर आप इफरात ज़र को देखें, तो वो तो आप इस वक्त महंगाई की शरह जो है वो 38% से ज़ायद है। तो आप 38% में अगर 20% तनख्वाहें बढ़ाते हैं तो इट इज़ नॉट एबनॉर्मल, वो तो ठीक है। लेकिन असल बात यह है कि आपके अल्फाज कुछ और हैं, आपका कंडक्ट कुछ और है। आज से 1 महीना पहले जिस तरह गरज बरस रहे थे, आप जो कुछ बोल रहे थे, उसके बरखिलाफ़ आपने जो ऑर्डर पास किया है वो क्या किया है। दूसरी बात आप देखें, इसी तनाजुर में अगर आप देखें तो असल बात यह है कि जो करने की काम है, पूरे यूके के पास 86 गाड़ियाँ हैं और आपकी ओनली फेडरल गवर्नमेंट के पास, जो ऑटोनमस बॉडीज़ के अलावा, सूबों के अलावा 90,000 गाड़ियाँ हैं जिसमें पेट्रोल आपका फ्री है, जिसमें आपके ड्राइवर्स हैं, मेंटेनेंस है, वो सारी का सारा फ्री है। ये तो आपके गरीब मुल्क की सूरत हाल है। मुझे बताएं कि अगर आपने सिर्फ एलिट्स को ही बेनिफिट्स देने हैं, बल्कि इसमें तो सबसे पहला काम यह है कि कट अगर लगाना है, आपके मुल्क में ख़राबी है, अगर आप मुल्क में गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई इस कदर उरूज पे चली गई है, पिछले 1 साल में जो कुछ आपने देखा उसकी तफसील सब आपके सामने है, मीडिया आपसे बेहतर जानता, आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं। इस महंगाई के ज़माने में तो सबसे कट आपने लगाना था, सबसे ज़्यादा आपने पॉलिटिशियंस पे, आप एक तरफ चेयरमैन सेनेट को इंडेफिनिट बरात देने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप जजेस की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर बढ़ती है महंगाई के हिसाब से तो ठीक है, बढ़ाएं, लेकिन आप गरीब का तो सोचें। गरीब आदमी को जिसको 25,000, 38,000, 28,000 आपने टोटल उसका लेबर सैलरी रखी हुई है, वेजेस रखी हुई है, मुझे उसका बजट बना के दे दें, वो किराया भी अपनी जेब से देगा, उसका घर भी मुफ्त का नहीं होगा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी मुफ्त की नहीं होगी, बिजली भी मुफ्त की नहीं होगी, गैस भी मुफ्त की नहीं होगी, वो सारे खर्चे अपनी जेब से अदा करेगा। तो क्या बड़े लोग अपनी जेबों से खर्चे अदा नहीं कर सकते? तो क्यों आपने एलिट्स को बेनिफिट देने के लिए, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स तो आप उस 25,000 वाली नौकरी वाले से भी लेते हो। इवन जिसके पास नौकरी नहीं है, मजदूरी दिहाड़ीदार है, जिसको 10,000 20,000 भी मुश्किल से कमाता है, उससे भी आप इनडायरेक्ट टैक्स ले रहे हो। कोई भी चीज़ खरीदे, आप मुझे बताएं, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के बगैर और पता नहीं कितने टैक्स उसके ऊपर लगे होते हैं, वो देता है।
वो मजबूर है इसलिए कि उसके पास ऑप्शन कोई नहीं है। तो बात यह है कि अगर इस तरह की सरकमस्टांसेस में आप जजेस की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएं, अच्छी बात है, लेकिन गरीब आदमी का सोचें। लेकिन उसके साथ साथ जो साफ़ी साहब ने बातें की हैं मैं उसको आगे बढ़ाऊँगा। अगर आपने वाकई मुल्क का सोचना है, हमारे सियासी खानवादे बाहर बैठ के आपके पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के फैसले कहाँ कर रहे हैं? दुबई में बैठ के वो बंदर बांट कर रहे हैं कि किसको इक़्तिदार कितना मिलेगा और किसका क्या हिस्सा होगा। अगर ये तर्ज अमल से आप इलेक्शन में जाएंगे तो मुझे बताएं स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी होगी? कौन हमारा जो यूथ है उसके ऊपर ट्रस्ट करेगा? और जो यूथ है जो कि इस वक्त मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, मुल्क की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए वो अपनी एनर्जी इस्तेमाल कर सकता है, आप उसको तो मायूस कर रहे हैं। आप पहले ही फैसला दे रहे हैं कि फ़लाँ पार्टी को तो हमने नहीं आने देना। वो खा उसको प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उनके लीडरों से कराएं, खा उनके बंदों को तोड़ें, खा उनको किसी भी ज़रिए से करें, उनको तो हमने नहीं आने देना। अगर ये लोगों के जहनों में बिठा देंगे, मुझे बताएं पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ कहाँ जाएगी? फिर फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, फिर डिप्रेशन नहीं होगी, फिर क्या पॉलिटिकल क्यास पैदा नहीं होगा? तो क्या इस अनसर्टेनिटी की कैफियत को आप मज़ीद नहीं आगे बढ़ाएंगे? जो आपने 14 महीने में इस मुल्क को पहुंचा दिया है, आज भी आप सिर्फ ये कहने पे राज़ी हो गए हैं हमारी सियासी अशराफिया कि जनाब हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। भाई डिफ़ॉल्ट से तो बचा लिया 2 महीने 4 महीने के लिए दिसंबर तक, लेकिन ये बता दें कि महंगाई को कैसे ख़त्म करेंगे, बेरोज़गारी को कैसे ख़त्म करेंगे, फैक्ट्रियाँ आपने सारी बंद कर दी हैं, कैसे ख़त्म करेंगे? बेशुमार सवालात हैं जिसके हुकूमत के पास जवाब मौजूद नहीं है। कहते तो ये हैं कि ये हमारे लिए लम्हाए फ़ख्रिया नहीं होना चाहिए, लम्हाए फ़िक्रिया होना चाहिए, लेकिन जो ट्वीट्स मंजर आम पे आते हैं, जिस तरह के बयानात आते हैं कि हमने पाकिस्तान को बचाया। पाशा साहब, जिस तरह शुएब शाहीन साहब बात कर रहे हैं कि ज़बानी कलिमात और तरह के हैं, इक़दामात और तरह के, माजी करीब के अंदर, मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा, हमारे ही वज़ीर आज़म खड़े होकर ये बातें करते थे कि नैब के अकूबत खाने में खुदा किसी दुश्मन को भी ना पहुंचाए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते थे कि नैब का इदारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए काम करता है, इसको बंद कर देना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब के भी बयानात हैं, दीगर बहुत से वज़रा के और रहनुमाओं के बयानात हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि चेयरमैन नैब को तफ्तीश के दौरान अदम ताउन पर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी, 14 दिन से ज़्यादा 30 दिन तक तहवील में रखने, ये जो इख्तियारात में ऑर्डिनेंस के ज़रिए इजाफा किया गया, क्या इसे चैलेंज किया जा सकता है? क्या ये एक इदारे को मुसल्लत करेगा या फिर चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा? देखें, ऑर्डिनेंस उस वक्त जारी हो सकता है जब कौमी असम्बली इन सेशन ना हो। ऑब्वियसली इस वक्त कौमी असम्बली का सेशन नहीं चल रहा तो ऑर्डिनेंस आ गया। अब ऑर्डिनेंस के हवाले से एक बात करूंगा, जो तरमीम की गई नैब ऑर्डिनेंस में, वो बड़ी अजीबोगरीब है कि आज से 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले आपने तरमीम की और वो ठीक की थी आपने कि 90 दिन जो जिस्मानी रिमांड पे रखा जा सकता था दौराने तफ्तीश, वो आपने 14 दिन पे ले आए और उस पे बढ़ा। और दूसरा जो आपने ये किया कि जी के अभी जो तरमीम की कि जी जो मुल्ज़म है जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाता है वो अपनी बेगुनाही साबित करेगा। ये भी बड़ी हैरत हुई हमें इस पे कि पहले आप जब अपोजिशन में थे तो आप ये कहते थे कि जनाब ये कहाँ का इंसाफ है कि जो मुल्ज़म है जिस पे इल्ज़ाम आयद किया गया है अपनी बेगुनाही वो साबित करेगा, ना कि जो इल्ज़ाम लगा रहा है, जो एजेंसी है, जो नैब है, वो उस पे साबित करेगी कि ये मुल्ज़म है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि पीटीआई के चेयरमैन वो गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज करने के लिए कि जनाब ये तरमीम गलत हुई है कि नैब जो है वो साबित करेगा इल्ज़ाम को, ना कि मुल्ज़म। बड़ा अजीब बात है। आज जो बात की जा रही है आपके सामने कि ये तरमीम गलत हैं, और जो पहले आप गए हुए हैं जिसको चैलेंज किया हुआ है वो वही अब आ गया है जो कि तरमीम के बाद आप आ गए। तो एक अजीब सी कन्फ्यूजन है। अब दोनों को डिफेंस नहीं मिल रहा। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि मुल्ज़म जो है वो वही साबित करे जो जिस पे इल्ज़ाम है कि वो बेगुनाह है, और तरमीम के साथ वो उनकी बात मानी गई है।
अगर आप वो पिटीशन देखें, जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई है, उसमें इन्होंने इसी बात को चैलेंज किया। तो बात सिर्फ ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुद सोचना चाहिए। एक ग्रैंड डायलॉग वक्त की ज़रूरत है, वो बैठें, ईगो के खौल से बाहर निकलें और देखें। ये ना करें कि जब हम इक़्तिदार में हैं तो ये सब अच्छा है और जब हम अपोजिशन में हैं तो ये अच्छा नहीं है। ये एक इक़्तिदार का साइकिल जब चलता है तो उसमें किसी ने इक़्तिदार में आना है, किसी ने अपोजिशन में आना है, लेकिन ये सारी बातें इक़्तिदार में आके हम भूल जाते हैं कि हमने कभी अपोजिशन में भी जाना है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी इस वक्त भी टाइम है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में बैठें, बेटर सेंस प्रिवेल करें और ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करें। पाकिस्तान का मसला ये है कि कभी भी पॉलिसीज़ में एक यकसुई नहीं रही। एक अच्छी पॉलिसी किसी एक हुकूमत ने शुरू की है तो जब दूसरी हुकूमत आई है तो उसने वो पॉलिसी रोक दी है, और ये देखे बगैर कि उस पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं, वो सारा सिस्टम रुक जाता है और नए सिरे से काम शुरू होता है। तो ये जो अखाड़ पिछौड़ और ये जो सारा सिलसिला है, इसमें मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए अगर सोचना है तो ये सोचें कि हमने आगे क्या करना है, इस मुल्क के साथ क्या करना है। अवाम तो 25 करोड़ अवाम इस चक्की में मुसलसल पिस रही है और एलीट क्लास वाकई जो है वो एलीट क्लास है। 22 ख़ानदान से अब 26 ख़ानदान हो गए होंगे और 9 जो खानवादे हैं उनसे वही इक़्तिदार में हैं, वही अभी पार्टियां चेंज करके उधर चले गए हैं। तो ये सारा सिलसिला कब तक हम देखते रहेंगे? हम आइंदा आने वाली नस्ल को क्या दे के जा रहे हैं? यही बहस मुबाहिसा, यही मौज़ूआत आज से 10, 20, 25 साल पहले भी होते थे। हमारे बड़े भी बताते हैं कि 30-35 साल पहले भी यही बहस मुबाहिसा चलता था। साफ़ी साहब, दो तरह के नज़रियात हैं। एक कहा जाता है कि 100 साल पहले कानून बनाए गए और कानून के लिए टूल बना दिए गए कि ये इस चीज़ के लिए है, मुआशरे को चलाने के लिए। फिर मुआशरे में तब्दीली आती रही और उसी तब्दीली के बाद जिद्दत पसंदी को देखते हुए चीज़ों को तब्दील किया गया। तो अगर तरमीम होती है तो वो मुआशरे की बेहतरी के लिए होती है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जब 3-3, 4-4 या 6-6 माह बाद तरमीम हो तो उस तरमीम को मीम्स की सूरत में बयान किया जाता है। तो ये जो तरमीम हर हुकूमत अपने तई अपने मफादात को देखते हुए करती है, इसकी रोकथाम किस तरीके से हो सकती है? उसके लिए कौन सा मुआहिदा ज़रूरी है? देखिए, उसके लिए मुआहिदा वाकई एक नया मुआहिदा, इमरानी मुआहिदे की ज़रूरत है। और वो जो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि क़वानीन बनाने का मकसद होना तो यही चाहिए कि वो अवामी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए तरमीम की जाए। लेकिन हमने देखा है कि कभी भी ऐसा पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमें देखने को नहीं मिला। जो भी कानून बनता है या जो भी तरमीम होती है उसके पीछे या सियासी या ज़ाती कोई मफाद और अनाद जो है वो छुपा होता है। हालिया दिनों में जितनी भी तरमीम हुई है, यकीनी तौर पर अब देखें नैब तरमीम के हवाले से, ये तो सबसे पहले मुतालबा जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा था और उन्होंने इस हवाले से काफ़ी काम भी किया था। लेकिन जब अब तरमीम हो गई तो सबसे ज़्यादा जो है एतराज़ उस साइड से उठाया जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि नैब तरमीम का सबसे पहले जो बेनिफिशरी ठहरे हैं वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ठहरे हैं। इसके साथ साथ बाकी भी आप देख लें, जितने तरामीम इस वक्त सामने आ रहे हैं या ऑर्डिनेंस सामने आ रहे हैं, तो एक प्रेसिडेंट सेट है। अगर हम ज़्यादा माजी में दूर ना जाएं, एक साबिक़ हुकूमत के दौर में हमने सदर जो ईवान सदर था वहाँ बाकायदा एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कायम हुई थी और एक एक दिन में दर्जनों के हिसाब से आर्डिनेंस भी जारी हुए हैं। तो वो भी गलत था। अब भी अगर ये चीज़ें, अब जजों की जो तनख्वाहों के हवाले से जो आज एक बहस नहीं चली है और स्पेशल एक आर्डिनेंस जारी करना पड़ा, तो एक राय ये है कि महंगाई और उसके तनासब से रजिस्ट्रार शोएब साहब ने फरमाया कि 20% जो है हक़ बनता है सरकारी मुलाजमीन की तरह जज साहिबान का भी, कि वो भी महंगाई जितनी बड़ी है हम सब उससे मुतासिर है। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि मैं सिर्फ जज साहिबान की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी सरकारी मुलाजमीन है उनकी परफॉर्मेंस को भी आप देखें। अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे और अगर हम अदालतों की बात करें
अगर मुकदमात तो पेंडिंग मुकदमात की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और मुकदमात जो है वो इल्तिवा का शिकार उसमें इजाफ़ा मुसलसल होता जा रहा है, तो बेहतर यही है कि ये इस वक्त जो हम बहस कर रहे हैं तो इससे बेहतर ये होता है कि मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ख़ुद ये 20% के इजाफे से वो इनकार करें। उसका जो इजाफ़ा है, जो जितने पैसे उस पर इजाफी लगने हैं उसमें अदालती अमले में इजाफ़ा किया जाए, मज़ीद जजों को भर्ती की जाए, उस हिसाब से जो मौजूदा जो एक स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया जाए। उसमें सवाल ये बनता है कि उसमें हुकूमती किरदार किस हद तक होगा। बहुत सारे पोस्ट इस बढ़ोतरी के लिए, अमले में इजाफे के लिए देखिए आला अदलिया में तो देखिए आला अदलिया में तो तैनाती का अपना एक तरीक़ाकार है, उसके लिए तो ज़ाहिर है हुकूमत इन्फ्लुएंस इतनी ज़्यादा नहीं कर सकती, लेकिन अगर बहुत सारी चीज़ों में तरामीम मुमकिन है, हत्ता ऐसी भी तरामीम हुई है जो आईनी तरामीम के ज़ुमरे में कुछ आईनी का माहिरीन दो बैठे हैं वो बेहतर बता सकते हैं। जिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये दरअसल एक्ट या बिल में तरमीम नहीं बल्कि आईनी तरमीम के ज़ुमरे में कुछ चीज़ें आती है, अगर वो भी की जा सकती है अपने मफाद के लिए या अपनी सियासत के लिए, तो फिर ये भी किया जा सकता है। आम साइल को फायदा अहम सवाल जन्म ये लेता है कि बहुत सी तरामीम जो होती हैं उन तरामीम के मद्दे मुकाबल अगर एक बड़ी तरमीम कर दी जाए तो हो सकता है कि मंजरनामा कुछ और हो। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी सियासी मंजरनामे बात करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी नाज़रीन, बात ये हो रही थी ब्रेक से पहले कि तरामीम जहाँ पे कवानीन में होती हैं वहाँ पे ये भी बहस छिड़ जाती है कि ये आइन में तरामीम होनी चाहिए, ये यूं बिल के ज़रिए तरामीम नहीं हो सकती। अब इतनी तरामीम है, क्या उसके ऊपर कोई कैप लगना चाहिए कि कितने अरसे में तरामीम होनी चाहिए? क्या इस बारे में कोई फैसला होना चाहिए? शेब शाहीन साहब, अगर देखा जाए नैब कवानीन में तरामीम होंगी, दीगर कवानीन में तरामीम हो गई, किसी को बेनिफिट मिल गया, कोई बेनिफिशरी बन गया, किसी के गिर्द घेरा तंग हो गया, आप नहीं समझते कि आइन के अंदर एक ऐसी तरमीम कर दी जाए जिसके बाद यह फैसला किया जाए कि अगर एक कानून के अंदर तरमीम हो चुकी है तो फिर एक लंबे अरसे तक, यानी 2, 4 साल, 5 साल तक उसमें मजीद तरमीम नहीं हो सकती, उसके बाद ही हो सकती है? या फिर ये जो तरीका जारी है ये तरीका ही ठीक है? देखिए सर, पहली बात तो यह है कि हम एक बदकिस्मत कौम हैं कि हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारी जो अशराफिया है, जो हमारे क़ानूनदान हैं या हमारे लेजिस्लेटिव असम्बली के मेंबरान हैं, अगर सारे नेक नीति के साथ अपनी अपनी ड्यूटीज़ ठीक अदा करें तो ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आप लेजिस्लेचर के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते कि कब वो कानून साजी करे और कब ना करे, लेकिन अगर नीयतें ठीक हों, अगर मकसद आवाम की फलाह बहबूद हो, आवाम के फ़ंड्स और आवाम के पैसों से आने वाले और आवाम की नुमाइंदगी करने वाले ट्रू सेंस में लोग अगर बैठे हों तो उनका काम फिर क्या होता है? उन्होंने हर वो कदम उठाना है जिसके ज़रिए आवाम की भलाई की बात हो। साफ़ी साहब ठीक कह रहे थे, इन्होंने तो वो काम भी किए हैं कि जो आइन में तब्दीली होनी चाहिए थी वो भी इन्होंने सिंपल कानून साजी के ज़रिए कर दी हैं। बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन देखें इन्होंने जो पहले भी तरामीम की हैं वो किसी भी केस में उन्होंने ये नहीं कहा कि ये आवाम को फलाह बहबूद के लिए हम कोई तरमीम कर रहे हैं। पिछले 13-14 महीने से उन्होंने सिवाय इस बात के कि जो उनके पर्सनल बेनिफिट में जाते थे उन्होंने वो तरामीम की हैं। और जो आज ये वाली तरमीम की है, इसको अगर आप उठा लें, जो नैब लॉ ओरिजिनल है, नैब ऑर्डिनेंस 99, या अब जो अमेंडेड लॉ इन्होंने बनाया है उसके टोटल अगेंस्ट ये नया बिल दे दिया है। उसमें कई चीज़ें और हैं, लेकिन उसके अंदर आप अगर उसकी तफसील में जाएंगे तो और उसके अलावा जो ख़राबियाँ हैं, सिर्फ़ और सिर्फ पहली बात तो यह है कि ये 1 महीने के लिए लेजिस्लेशन है, इनकी लेजिस्लेटिव असम्बली की मुद्दत है। तो भाई अगर आपने कोई कानून साजी करनी है तो परमानेंट बेसिस पे आप ऑर्डिनेंस की बजाय आप इस बिल पेश कीजिए, क्योंकि ओरिजिनल नैब लॉ तब्दील करने के बाद भी 5 तरामीम 5 से ज़ायद तरामीम इन्होंने उसके बाद भी की हैं। तो भाई अगर आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है तो उसको आप तरमीम कीजिए कानून साजी के ज़रिए। लेट द लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स। आप एक कायम मकाम सदर जो कि आज या कल
प्रेसिडेंट ओरिजिनल प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं, आपने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए आपने एक ऑर्डिनेंस फेंक दिया, सिर्फ उसका इतलाक होगा 4 महीने के लिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि असम्बली भी नहीं होगी, असम्बली भी 1 महीने के लिए है, उसके बाद फिर इलेक्शन होंगे, नई असम्बली आएगी, फिर क्या होगा। अच्छा, और इसका मतलब ये है कि उठा लो उसके ऊपर। मेरा ये सवाल है कि अगर ये साबित हो जाए कि एक तरमीम जो है वो चंद शख्सियात को सिर्फ फ़ायदा देने के लिए की गई है, उसकी क्या कानूनी हैसियत वही है जो दीगर तरामीम की होती हैं, या उसको चैलेंज किया जा सकता है और उसे उस नुक्ते पे लाया जा सकता है कि ये कुली तौर पे लोगों को फ़ायदा देने के लिए नहीं है, चंद शख्सियात को देने के लिए, और जो माजी करीब के अंदर मुल्जिम या मुजरिम? देखें, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि अगर किसी को फ़ायदा देने के लिए हो या किसी एक शख्स को नुकसान देने के लिए हो, यानी पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं हो सकती। इसके ऊपर बाज़ मोहम्मद काकड़ वाली जजमेंट भी मौजूद है और कई फ़ैसले हैं, कई प्रिंसिपल्स हैं कि किसी कानून को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करने के लिए या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या वो पर्सन स्पेसिफिक है, या वो अनरीज़नेबल है, या वो ओरिजिनल लॉ के ख़िलाफ़ है, या थीम ऑफ प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ है, फेयरनेस के ख़िलाफ़ है, फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है। ये सारे के सारे ग्राउंड्स होते हैं जिसकी बुनियाद पर आप कह सकते हो कि ये कानून साजी जो हुई है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल है और अल्ट्रा वायरस है। और इसके अंदर तो नज़र आ रहा है ये पर्सन स्पेसिफिक है, ज़ाहिर फंसाने के लिए ये सारी चीज़ें तरमीम की गई। जो आपने खुद अमेंडमेंट की है उसकी वायलेशन में आपने नई ऑर्डिनेंस दे दिया है। और फिर जो असफंद यार वाली केस है 98 में फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें लिखा हुआ है कि आपको ग्राउंड्स एंड रीजंस ऑफ अरेस्ट देनी पड़ेंगी एक्यूज को पहले, और वो आपने इसके अंदर सब कुछ बदल दिया है उसकी। और यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी, लॉ को भी, ओरिजिनल इवन जो लॉ जिसको कहते हैं सख्त कानून था उसको भी आपने बदल दिया है टू दैट एक्सटेंट। और फिर टेम्परेरी लेजिस्लेशन के लिए सिर्फ 3 महीने 4 महीने के लिए उसका इतलाक होगा। और फिर इन सिचुएशन में देखें, जब आप बदनीयती पे मबनी इस तरह की लेजिस्लेशन करेंगे तो उसका तो ज़ाहिर इम्पैक्ट पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपके सामने पहले भी है। 160 मुकदमात, 160 से ज़ायद मुकदमात पहले बनाए हुए हैं। तो आप अगर इस तरीके से एक लीडर को या एक पार्टी को साइडलाइन करने की नीयत से कानून साजी करेंगे तो उसकी वो वैल्यू और उसकी वो चीज़ तो नहीं रहेगी, और लोग इसको समझते हैं। आप आज देखें, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बंदे के पास एक इन्फॉर्मेशन है। आप अगर यूथ को इस तरह फ्रस्ट्रेट करेंगे, अगर आप मुल्क में बेयकीनी की कैफियत को मज़ीद आप बढ़ोतरा देंगे, अगर इन हालात में आप अगर कोई ऐसा इलेक्शन कराएंगे जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी की पार्टिसिपेशन को ही प्रैक्टिकली ख़त्म कर देंगे, तो मुझे बताएं कि इंटरनेशनल लेवल पे या आज आपके ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा? क्या वो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी? क्या उसकी लेजिटिमेसी होगी? वो किस तरह मुल्क को चलाएगी? जिस तरह आज मुल्क चल रहा है आपके सामने, माजी की निस्बत पाकिस्तान की माशी सूरत हाल भी इस वक्त मुख्तलिफ है, तो उसको देखते हुए मुस्तकबिल के फैसले जो हैं वो किसी और तरीके से करना होंगे और वो हकाइक को देख के करना होंगे। पाशा साहब, जिस तरीके से शुएब शाहीन साहब वो लेजिस्लेशन को लेके बात कर रहे हैं, क्या आपका तजर्बा भी वही कहता है? और दूसरी बात ये कि जीबी के वज़ीर आला जो हैं वो नाहल हुए हैं। सवाल ये है कि उसमें मोर्द इल्ज़ाम सिर्फ वज़ीर आला को ठहराया जाएगा या फिर उन तमाम इदारों और शख्सियात को भी ठहराया जाएगा कि जिस प्रोसेस से होते हुए वो जीबी के रुकने असम्बली मुंतखब हुए और बाद में वज़ीर आला बन गए और 2, 2.5, 3, 3.5 साल 4 साल वो फैसले भी करते रहे जीबी के, तो वो जो फैसले हैं उनके ऊपर जो क्वेश्चन मार्क लगेगा उसका जवाब कौन देगा? देखें, फ़ैसलों पे तो क्या क्वेश्चन मार्क होना, चूँकि एक कैबिनेट होती है और उस पर फिर जो चीफ मिनिस्टर होता है वो कैबिनेट का नुमाइंदा बन के और पूरी असम्बली का नुमाइंदा बन के मामलात को चलाता है। बात यह है कि कभी भी तह तक मामलात को नहीं पहुँचाया जाता। एक डिग्री बनी होगी, फिर उसको यहाँ पे जो वेरिफिकेशन करने वाले इदारे हैं उन्होंने वेरीफाई किया होगा और जहाँ से ये इशू हुई है वहाँ से वेरिफिकेशन लेटर आया होगा, जिसको अब लगता है कि लार्जर बेंच ने यकीनन उसको देखा होगा या फिर कोई नई ऐसी वहाँ पे वेरिफिकेशन आ गई होगी जिसके तहत डिग्री जो है वो जैली साबित होती होगी, क्योंकि पहले तो वो साबित हुई होगी असली। फिर जब सेकंड वेरिफिकेशन के बाद ये प्रूफ हो गया कि जी ये जैली है, तो फिर एटलीस्ट वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए, खोज लगाना चाहिए कि वो कौन सा इदारा है जिसने इन साबिक़ वज़ीर आला साहब को फैसिलिटेट किया
और कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए उनकी ऐसी डिग्री जो जाली थी उसको वैलिडेट किया। तो ये मामला तो देखने पड़ेंगे और ये मामला ख़त्म होने चाहिए। लेकिन सूरत हाल फिर वही आ जाती है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा मेकनिज़म है जिसको हम कंटिन्यूस रख के तो काम चला सकते हैं। मेकनिज़म हर गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन आने वाली गवर्नमेंट जो है वो उसको ब्रश असाइड कर देती है, साइड पे रख देती है और मामला वहीं पे ज़ीरो पे वहीं पे खड़ा हो जाता है जहाँ पे पहले खड़े थे। तो ये मामलात जो हैं वो हम उनके फ़ैसलों को तो चैलेंज नहीं किया जा सकता और ना किया जाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खुल जाना है जो ना ख़त्म होने वाला है। लेकिन डिग्रियों की वेरिफिकेशन का जो मेकनिज़म है उसको बहरहाल वो एक फूल प्रूफ होना चाहिए और उस पर कोई ऐसा एम्बार्गो नहीं होना चाहिए कि जो उसकी वैलिडिटी को किसी तौर पे भी चैलेंज किया जा सके। तो ये सिलसिला जो है वो कम से कम रुकना चाहिए, क्योंकि और भी ऐसे मामलात हैं, कैसे बेशुमार ऐसे इदारे हैं जहाँ पे जाली डिग्री वाले बैठे हुए हैं और मज़े उड़ा रहे हैं। कई सालों से जो है वो बैठे हुए हैं और ये कर रहे हैं। हमारे इधर वकला में कई ऐसे जाली वकील हैं जो 20-20, 25-25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और बड़े नामवर वकील बने हैं। बाद में जब स्क्रूटनी हुई है तो उनकी डिग्रियां जो है वो जाली साबित हुई हैं। तो ये चीज़ें हैं थ्रू यहाँ पे तो बार में आला ओहदेदारों की भी डिग्रियां जाली निकली हैं सर। जी मैं वही कह रहा हूँ ना, बार कौंसल्स के जो ओहदेदार हैं उनकी डिग्रियां जाली निकली हैं। तो ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, इसको कोई फुल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए। साफ़ी साहब, आप क्या समझते हैं निज़ाम के ऊपर? यानी एक निज़ाम जिसमें लूप होल्स हैं और उसी लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हुए आप इंस्पेक्टर नहीं लगे, आप पटवारी नहीं लगे, आप तहसीलदार नहीं लगे, आप एन मुमकिन है डिग्री जाली निकली होगी। मैं उस डिग्री के फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं करता कि वो जाली है या नहीं है। मान लिया जाए डिग्री जाली है, लेकिन उसमें सहूलतकार जो हैं वो सहूलतकार नहीं पकड़े गए, मेन कैरेक्टर पकड़ लिया और उसे बाहर कर दिया। देखिए, आप निज़ाम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे निज़ाम है ही कहाँ। निज़ाम अगर होता तो ये सब चीज़ें इस तरीके से ना होती। बदकिस्मती से हमारे यहाँ तो कोई निज़ाम राइज ही नहीं है। माइट इज़ राइट। कल उनकी बारी थी तो कोई पूछने वाला नहीं था, आज पूछने वाले उनसे आ गए सामने तो वो फिर मुजरिम भी करार पाए हैं और वो अपने ओहदे से भी उनको हटा दिया गया था। जब तक चल रहा था तो चल रहा था। हम सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस ऐसे हैं जिनके बरसों से फ़ैसले नहीं हो पा रहे, उनकी तारीखें ही नहीं लग पा रही। इसी तरह लोअर कोर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें हो रही, और ये सिर्फ अदालती निज़ाम या जो गिलगित बल्तिस्तान में जो आज जो कुछ हुआ, ये यहाँ तक बात महदूद नहीं है। हम बदकिस्मती से पूरे बहैसियत माशरा हम करप्ट हो चुके हैं। हम जो है बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो इंसानी रवैये हैं हमारे यहाँ, वो उसमें कोई खालिसपन नहीं रहा है। हर चीज़ में दुगलापन हमारे यहाँ अंदर आ चुकी है। तो हम किसी एक ख़ास नुक्ते को या एक ख़ास शोबे में नहीं कह सकते कि सिर्फ उसमें हम करप्ट हैं या उसमें बददियानत है और बाकी में हम दुरुस्त है। हम अपनी सहाफ़त को देख के, हम अपनी जो हमारा अदलिया का जो निज़ाम है उसमें जो मसाइल है, जो हमारी सियासत की, तो हम हर वक्त उनकी क्लास भी लेते रहते हैं और बड़े धड़ल्ले से उनके जो है कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ भी हम बयान करते रहते हैं। लेकिन कौन सा इदारा बचा है? अब देखिए, ख़ुद एहतिसाबी का अमल एक इदारा अगर ख़ुद से अपने अंदर से शुरू कर रहा है, जिनके बारे में हमें ये बताया गया था आज तक कि वो सबसे डिसिप्लिन्ड इदारा है, और उन्हीं ही के जो तर्जुमान है कि आला ओहदों पे फाइज अफसरों से कोताही या सरजद हुई है। तो जब जिस इदारे को हम डिसिप्लिन समझ रहे थे, अगर वहाँ पे ये हालत है तो फिर आप ये तो सियासी इदारों की हम क्या बात करें। हम जो बाकी हमारी सहाफ़त के इदारे हैं या जो हमारे माशरत के आम इदारे हैं, तो उनसे हम क्या गिला करेंगे। निज़ाम जो है वो सिरे से मौजूद ही नहीं है। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ आपके प्रोग्राम के आगाज़ ही में कि एक नए इमरानी मुआहदे की ज़रूरत है।
आईन को जो है उस पर आईनी माहिरीन बैठे हैं, वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह एक तजवीज़ है, पीपल्स पार्टी उसकी बड़ी दाई है कि ये जो आईनी मामलात है इसके लिए अलग कोर्ट्स होने चाहिए, अलग निज़ाम होना चाहिए, ताकि जो आम साइलीन है, जो आम मुकदमात है उसमें तसलसल रहे और लोगों को जल्द इंसाफ मिले। जिनके फौजदारी मुकदमात है, जिनके ज़ाती मुकदमात है, वो उसमें उसका जो है असर जो है वो सियासी मुकदमात की वजह से वो तातुल का शिकार ना हो। तो बहुत सारे हमें काम करने हैं अपनी सियासत के अंदर, अपनी जो है हमारे अदलिया के निज़ाम में, हमारे इंतज़ामिया के निज़ाम में, और माशरती सतह पे जब तक हम दियानत का मुजाहरा नहीं करेंगे, जब ख़ुद से अगर आप अपनी गिरबान में जान के बेहैसियत सहाफ़ी अगर हम खुद एहतसाबी का अमल शुरू करें या अपने बारे में सोचें, अपने गिरबान में जान के, तो हमें कितने जो है मसाइल का सामना है और कितने हमारे अंदर जो है लूप होल्स है। तो ये चीज़ें सिर्फ एक शोबे तक महदूद नहीं है, तमाम सोसाइटी का जो है मसला है, और उसका वाहिद हल ये है कि सियासतदान और जिस तरह वकला साहिबान है, जिस तरह हमारे इंटेलिजेंसिया है, इन सब ने मिल बैठ के जो है इसका रास्ता तलाश करना है, और एक लंबा प्रोसेस है ये। कुल्ली तौर पे निज़ाम परागंदा हो चुका है, सियासत भी परागंदा है। ये माथे पे जो दाग है या जुब्बे पे जो दाग है, इसे दिलिए साफ़ करने के लिए, बेहतर अमल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ के फैसला करना है। लेकिन ये मिल बैठने की जो रवायत है ये कब डलेगी, कौन डालेगा, ये एक अहम सवाल है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं नहीं जाएगा शबीदास। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामे में अगर देखा जाए, केसेस पे केसेस दायर हो रहे हैं, दरख्वास्तें फ़ाइल हो रही हैं, उन दरख्वास्तों में मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, मुख्तलिफ इस्तदाएँ हैं, जो कुछ मुताबिकत रखती हैं, कुछ मुखालिफत में हैं, कुछ तीसरे फरीक भी मंजर आम पे आ रहे हैं। ये जो इस वक्त मंजरनामा है, इससे निकलने का रास्ता हमारे पास क्या है? निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात किस तरीके से हो सकती हैं? शेब शाहीन साहब, अगर देखा जाए तो दो फरीक थे, एक हुकूमत थी, दूसरे चेयरमैन पीटीआई और दीगर कुछ और लोग थे, जिन्होंने, एक ने दरख्वास्त दायर ये कर रखी थी कि फ़ौजी अदालतों में केसेस नहीं जाने चाहिए, ये दूसरी अदालतों में केसेस चलें, इससे पूरी दुनिया के अंदर इमेज कुछ और जाएगा। हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि फ़ौजी अदालतों में केसेस चलें। अब तीसरी एक और दरख्वास्त आज दायर की गई है। वो दरख्वास्त ये है कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में कुछ केसेस फ़ौजी अदालतों में चले, उनको सज़ाएँ हुई, एक को सज़ाए मौत हुई, तो वो जिनके खिलाफ दरख्वास्त है उसमें एक साबिक वज़ीर आज़म है, साबिक आर्मी चीफ है, साबिक DGI हैं। अब दो लोगों का तो हमें पता था कि हुकूमत है जो फ़ौजी अदालतों में केसेस चलाना चाहती है, दूसरे हैं जो बीच में से निकलना चाहते हैं। अब ये तीसरा फरीक कौन मंजर आम पे है और ये किस तरफ का है? देखिए, पहले तो ये इस वाली बात को कि मिलिट्री कोर्ट्स वाले इशू पे, ज़ाहिर है मिलिट्री कोर्ट्स का इतलाक़ हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर मिलिट्री कोर्ट्स का इतलाक़ हो सकता होता सिविलियंस पे, मुझे ये बताएं तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की क्या ज़रूरत थी 2015 में, और वो सनसेट क्लास के साथ थी कि 2 ईयर्स के लिए, और उसके अंदर ये भी कंडीशन थी कि किसी पोलिटिकल वर्कर के ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल नहीं होगी। और इसी तरह 2023वीं तरमीम के ज़रिए 2017 में फ़र्दर उसको अमेंड किया गया और उसको एक्सटेंड किया गया 23rd अमेंडमेंट के 23rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ज़रिए कि ये 2019 में ख़त्म होगी, और वो 2019 में ख़त्म हो गई। तो उसके बाद अगर किसी का भी मिलिट्री ट्रायल हुआ है तो दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल। आपने कहा कि कैसे इदारों को ठीक किया जाए, कैसे हम अपने मुल्क को आगे लेकर जाएँ। मेरी थोड़ी सी तजावीज़ हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ है, हम आइन की बालादस्ती और क़ानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएँ। खा कोई शख्स है, कोई ताकतवर तबका है, कोई ताकतवर हल्का है, खा कोई इदारा है या कोई इवन पार्लिमान है, आइन की पामाली और आइन की खिलाफ वर्जी जो भी करेगा, हर वो शख्स उसको सेफ़ गार्ड के लिए सामने आ जाए। वो अदलिया हो, वो कानून दान हो, वो सहाफ़ी हो, खा कोई भी इदारा हो, उसकी वालिशन सबसे बड़ा जुर्म तस्वर किया जाए। नंबर 1। नंबर 2 में आता हूँ, तमाम इदारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इंस्टीट्यूशनलाइज होने चाहिए, और उन इंस्टीट्यूशंस को अपनी बेसिक जो किसी की ताबे रह कर वो जो काम करते हैं, खा वो पुलिस है, खा वो FI है, खा वो नैब है, खा वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, वो सारे के सारे इंडिपेंडेंटली मुल्क की बेहतरी के लिए आइन और क़ानून के मुताबिक अपने अपनी डोमेन में रह के वो काम करें। देखें ना,
पॉलिटिकल लोगों का तो एहतसाब का तरीक़ाकार है, अगर ये इस अदालतों के एहतसाब से बच जाएंगे तो पब्लिक उनका एहतसाब कर लेगी, वो ख़ुद बहुत ख़त्म हो जाएंगे। तो लेकिन बात यह है कि फिर अगर हम किंग्स पार्टियाँ बना के, हम लोगों की फाइलें बना के, उनको ब्लैकमेल करके, उनको किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी में इस्तेमाल करेंगे तो दैट इज़ रॉन्ग। इस तरीके से हम अपने बच्चों को फ्यूचर में अच्छा पाकिस्तान शाहीन साहब, मैं पाशा साहब की तरफ जाना चाहता हूँ, लेकिन आपकी इसी तजवीज़ में ये भी बता दीजिए कि आप जब कहते हैं कि किसी वकील ने कोई जुर्म किया हो तो उसके खिलाफ होना चाहिए, फिर बार्स कहाँ पे जाएंगी, बार्स की हड़ताल कहाँ पे जाएंगी? आप सहाफ़ियों की बात करते हैं, सहाफ़ी किसी के गिर्द घेरा तंग होगा तो यूनियन किधर पे जाएंगी, यूनियन का एहतजाज किधर पे जाएगा? पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं, जलसे किधर जाएंगे, धरने किधर जाएंगे, एहतजाज किधर जाएगा? ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में तो सियासत इसी पे ही चल रही है, पूरा निज़ाम इसी पे चल रहा है। देखें, मैं अपनी बात पहले अपने इदारे की कर लूँ। मैंने खुद कई लोगों के लाइसेंस सस्पेंड किए थे जब मैं पाकिस्तान बार काउंसिल की अपील कमेटी का चेयरमैन था, और जो मेरे हाथ में था मैंने वो काम किए हैं। आज हमारी बार काउंसिलें और हमारी बार एसोसिएशंस, कोई भी जो गलत काम है, गलत को हम गलत कहते हैं और गलत करेंगे। हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, हमारे यहाँ भी पॉलिटिक्स होती है, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ भी खराबियाँ हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम, जो हमारी एक ड्यूटी है, आज भी मैं एक बात बताऊँ, पाकिस्तान के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती हैं, हर साल हमारे इलेक्शन होते हैं, हमारी कोई बार काउंसिल, कोई बार एसोसिएशंस जो प्रिंसिपल्स है ना, उसकी खिलाफ वर्जी में आज तक कभी नहीं गई और ना आइंदा जाएगी। और मैं होपफुल हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी कानून की बालादस्ती और आइन की हुक्मरानी के लिए हम सबसे आगे आगे खड़े होंगे और आइंदा भी करेंगे। नॉट फॉर आवर पर्सनल काज, फॉर द काज ऑफ आवर कंट्री, for the restoration of constitution, supremacy of constitution, rule of law and for true democratic norms। ट्रू डेमोक्रेसी जब तक इस मुल्क में नहीं आएगी, हम अगर ये तसव्वुर कर लें कि हमारा मुल्क तरक्की कर लेगा या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक हो जाएगा, ये ले आएंगे किंग्स पार्टी को वो ठीक कर लेगा, दूसरा ले आएगा तीसरी पार्टी को वो ठीक कर लेगा, इस तरह कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक हम चंद प्रिंसिपल्स के ऊपर हम एक फर्म स्टैंड ना लें और तमाम हमारे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी उसके लिए खड़े ना हो जाएं। हम अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल नहीं दे सकते। सही। पाशा साहब, आप सर सेकंड करते हैं बात को। दूसरा ये कि निज़ाम इंसाफ को अगर बेहतर करना है तो आप क्या समझते हैं कि प्रोसिक्यूशन का जो डिपार्टमेंट है वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए या वो एक अलग से इदारा होना चाहिए जिस पे प्रोसिक्यूशन पे सवाल ना उठाया जा सके और किसी का प्रेशर जो है वो ना हो सके? देखें, प्रोसिक्यूशन का इदारा नो डाउट कि गवर्नमेंट के ज़रिए असर है, गवर्नमेंट के मुलाजमीन होते हैं, क्योंकि सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस गवर्नमेंट उनको मुहैया करती है, सहूलतें उनको देती है। अगर इंडिपेंडेंट इदारा बन भी जाए तो उन्होंने वही काम करना है कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनको केस बना के देती है तो फिर उन्होंने कोर्ट के अंदर जो है वो अपने सबूत पेश करने होते हैं, एविडेंस पेश करनी होती है और जो उस पर अदालत सज़ा और जज़ा का फ़ैसला करती है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप इंडिपेंडेंट भी कर देते हैं तो मामला उनके हाथ से निकल चुका होता है, क्योंकि अवेलेबल एविडेंस की बुनियाद पे उन्होंने प्रोसिक्यूशन करनी होती है। तो इस पे जो तफ्तीशी एजेंसी है या उस केस के हवाले से जिस इदारे ने वो तफ्तीश की होती है और एविडेंस कलेक्ट की होती है, सारा उन पे होता है कि उन्होंने क्या एविडेंस कलेक्ट की है, कौन से मेथड से जिनके ज़रिए उन्होंने एविडेंस कलेक्ट की है, तो फिर प्रोसिक्यूशन अपना काम करती है। तो मैं नहीं समझता कि प्रोसिक्यूशन अगर सेपरेट भी हो जाए फिर भी वो कोई रोल प्ले कर सकेगी, जो कि अब नहीं हो रहा, और या अगर अभी जो वो कर रहे हैं वो नहीं हो सकेगा। मेन चीज़ जो है वो ये है कि आपने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, उनको कितना इक्विप करना है साइंटिफिक तरीके से, उन्होंने किस तरीके से एविडेंस कलेक्ट करनी है और किस मेथड के साथ करनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि प्रोसिक्यूशन एजेंसी जो है वो एविडेंस अवेलेबल जो होती है उसके बगैर अपना काम नहीं कर सकती। तो इन्वेस्टिगेटर्स को इतना इक्विप्ड कर दे, इतना इंडिपेंडेंट कर दे कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर उन पे ना आए और वो इंडिपेंडेंटली वो तफ्तीश करें और मामला कोर्ट में भेजें। तो प्रोसिक्यूशन का नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेटर्स और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो हैं उनको कम अज़ कम इतना वो गैर जानबदार
और इतना मजबूत होना चाहिए कि उन पे कोई असर ना कर सके। इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, बिल्कुल ये ज़रूरी बात है कि जब तक आप इन्वेस्टिगेशन को इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाएंगे तब तक वो अगर प्रोसिक्यूशन का कोई नहीं ज़ेरे असर किसी के रख देंगे, वो किसी के कहने पे झूठी इन्वेस्टिगेशन कर देगा, किसी के कहने पे वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जो है वो बदल देगी उस एविडेंस को, तो अदालत उसके ऊपर फिर क्या कर सकती है। ये बहुत बुनियादी और ज़रूरी बात है और इस पर तवज्जो देने की वाकई ज़रूरत है। साफ़ी साहब, क्लोजिंग कमेंट्स चाहिए, आप क्या समझते हैं ये जो तरामीम अभी हुई हैं, इन तरामीम पे वावेला मचाती ये हुकूमती इत्तेहादी जमातें जो हैं मुस्तकबिल करीब में आपको दिखाई दे रही हैं या उसमें अभी लंबा वक्त है? देखिए, वो तो होता रहता है। इस पे जो आईन के मुतफ़िक़ा आर्टिकल्स है उस पे आज तक किसी का इत्तिफाक नहीं हुआ, ना उसका निफाज मुमकिन हुआ है। आज ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया जो प्रीवियस गवर्नमेंट पीटीआई के दौर में 29 अफराद का जो आर्टिकल 184(3) के तहत ट्रायल किया गया है, उन लोगों के बारे में भी अदालत के सामने दरख्वास्त रखी गई है कि भाई इनके बारे में भी बताया जाए। जो प्रोसिक्यूशन का अमल उसमें किस तरह जैक ब्रांच ने उस वक्त कंप्लीट किया, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को फ़रीक बनाया गया, वहाँ फ़ौजी अफसरान को फ़रीक बनाया गया है। तो उस वक्त भी ये जो वक्त के साथ साथ सियासतदानों की और जो मुतल्लिक़ा लोग हैं, हत्ता के जो आईनी इदारे हैं, उनकी तरजीहात बदलती रहती है। उस वक्त 30 अफराद जो, या गालिबन में अगर नंबर 29 पाशा साहब दुरुस्त कह रहे हैं, 29 वो ठीक थे जी। उसमें एक को सजाए मौत की सजा हुई, कुछ को 20-20 साल की सजाएं हुई। उसी दौर में जो इस वक्त पिटिशनर है उसी आर्टिकल 184(3) के खिलाफ। तो वक्त के साथ साथ तरजीहात बदलती रहती है। वक्त के साथ साथ ये जो तरजीहात बदलती हैं अपने मफादात को लेके, ये सिस्टम रुकना चाहिए। साफ़ी साहब, माज़रत चाहता हूँ, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, लेकिन बात है कि वक्त के साथ साथ ये तरजीहात में जो तब्दीली है वो अपने सियासी मफादात के लिए नहीं होनी चाहिए। जब तक आप अवामी मफादात के तहत फैसले करेंगे तब तक आपको भी पजीराई मिलती रहेगी और आपकी सियासत को सलाम अकीदत पेश किया जाता रहेगा। बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब, हसन रज़ा पाशा साहब और शुएब शाहीन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।